टॉपिक आपका है ओवरहेड कोस्ट। ओवरहेड कोस्ट कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अपने नेचर में फिक्स भी हो सकते हैं या फिर बिजनेस में ऑपरेटिंग बेस पे भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग नहीं होते। उनको बोलते हैं हम ओवरहेड कोस्ट। ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील नहीं करते, वो अपने नेचर में फिक्स भी हो सकते हैं, ऑपरेटिंग वाले भी मतलब वेरिएबल भी हो सकते हैं। इस प्रकार के खर्चों को हम लोग ऑपरेटिंग कोस्ट बोलेंगे। ऑपरेटिंग कोस्ट जो हमारे पास, जैसे कि हम बोले इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, उनको बोलेंगे ऑपरेटिंग या फिर ओवरहेड कोस्ट बोल सकते हैं। ओवरहेड कोस्ट को डिफरेंट तरीके से बोले तो ऑन कोस्ट, हमारी कोस्ट के ऊपर जो लग रहे हैं, या फिर कंपनी को ऐसे बोल सकते हैं हम कंपनी के ऊपर जो बर्डन होते हैं वो भी खर्चे ओवरहेड होते हैं, या फिर नॉन प्रोडक्टिव कोस्ट, इनको ये भी बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए भी बर्डन कोस्ट कौन सी है तो आप ओवरहेड कोस्ट ही बोलेंगे, ऑन कोस्ट कौन सी है तो वो भी ओवरहेड ही होते हैं, या फिर नॉन प्रोडक्टिव कोस्ट, ये भी ओवरहेड कोस्ट ही होते हैं। जब भी कंपनी में ओवरहेड निकालने हो तो तीन चीजों का टोटल कर लीजिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, तो ये ओवरहेड ही माने जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द ओवरहेड कोस्ट। ओवरहेड कोस्ट को डिफरेंट तरीके से इन्होंने बांटा हुआ है, बाय फंक्शन, बाय एलिमेंट्स, बाय बिहेवियर। सबसे पहले बात करते हैं बाय फंक्शन के अकॉर्डिंग है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड में कौन कौन से हैं भी, वो खर्चे जो प्रोडक्शन के साथ मैन्युफैक्चरिंग में डील नहीं करते लेकिन प्रोडक्शन के साथ हमारे जुड़े होते हैं। जैसे हम बोलेंगे आफ्टर प्रोडक्शन कुछ खर्चे हमें करने पड़ते हैं, या फिर रॉ मटेरियल को संभाल के रखने के लिए, या फिर जो हमने फिनिश गुड्स बनाई हैं उनकी टेक केयर करने के लिए जो वेयर हाउस चार्जेस हो गए, या वेयर हाउस में जो कोई सैलरी, हमने कोई स्टोर कीपर रखा हुआ है पर्सन, या फिर वेयर हाउस पर्सन या वेयर हाउस कीपर पर्सन रखा हुआ है, ऐसे खर्चे वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड माने जाएंगे। एक आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन से होंगे, जो प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील नहीं करते। ऐसे खर्चे जैसे हम लेते हैं कोई पॉलिसी बनाने के लिए हमने कोई पर्सन कंपनी में रखे हुए हैं, मान लीजिए कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में जो पर्सन रखे हुए हैं वो प्रोडक्शन रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं, उनको तो कंपनी को सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड माने जाएंगे। उसके बाद आपके पास आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अपनी बिकी हुई सामान को प्रमोट करने के लिए या फिर सेल करने के लिए या फिर उसके एडवर्टाइजमेंट जो आप खर्चे करते हैं, ये सारे आपके प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल सकते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड क्या होंगे, जब आपने प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसमें कुछ नए न्यू एलिमेंट्स ऐड करने हो, आपको लगता है कि प्रोडक्ट हमारा जो है लोगों के टेस्ट बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है, उसमें न्यू एलिमेंट्स ऐड करने हैं, उसका टेस्ट चेंज करना है, तो वो भी हमारा R&D डेवलपमेंट के खर्चे होते हैं, जो हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग खर्चे ओवरहेड में माने जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं अकॉर्डिंग टू दी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। जितना भी रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं वो तो डायरेक्ट ही होता है, लेकिन मटेरियल को संभाल के रखने के लिए जो आपने रैक्स, अलमीरा या फिर कोई बॉक्सेस वगैरह यूज किए होंगे, वो सारे आपके इनडायरेक्ट मटेरियल माने जाते हैं। इनडायरेक्ट लेबर, जो कंपनी में ऑन रोल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है लेबर, वो तो आपकी डायरेक्ट लेबर होती है। लेकिन एक्स्ट्रा जो लेबर हम लोग कई बार यूज करते हैं अपना सामान उठाकर कहीं और रखने के लिए, गाड़ियां लोड अनलोड करने के लिए, उन लोगों ने कहीं भी हमारी कंपनी में किसी प्रकार की प्रोडक्शन में हेल्प नहीं की होती, उन सारे लेबर्स को हम लोग इनडायरेक्ट लेबर ही मानते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव मीन्स प्रोडक्शन के अलावा जितने भी आप खर्चे करते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में ही आ जाते हैं। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर या फिर वेरिएबिलिटी। फिक्स एक्सपेंसिव और वेरिएबल एक्सपेंसिव, या फिर सेमी वेरिएबल भी इन्होंने साथ में लिया है। फिक्स एक्सपेंसिव कौन से होंगे, जो कंपनी को पता है फिक्स तौर पे हमें ऐसी कॉस्ट जो है करनी पड़ेंगी। एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, कोई इन्होंने बताई हो तो डेप्रिसिएशन टू द सेल्स ऑफिस, ये फिक्सिंग है। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, फिक्स एक्सपेंसिव गेस्ट हाउस, मान लीजिए कंपनी ने कोई गेस्ट हाउस बना के रखे हुए हैं, स्पेशली वो तो फिक्स कॉस्ट कंपनी को हर बार देनी ही पड़ेगी, वो लगने ही वाले हैं, डायरेक्ट पक्के तौर पे ही होते हैं, कंपनी को पे करने पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन भी हर बार लगनी है, जितना अपना प्रोडक्शन हुआ होगा 10% फिक्स है तो वो लगने वाली है, ये हमारे फिक्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कौन से होंगे, वो डिपेंड करता है कि हमने जितनी प्रोडक्शन की होगी उतने हिसाब से हमारे खर्चे लगने हैं। जैसे सिंपल बोले कि पैकिंग एक्सपेंसिव, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव, ये आपको एक्स्ट्रा बाद में ही करने पड़ते हैं, मे बी ज्यादा भी करनी पड़ सकती हैं, कम भी करनी पड़ सकती हैं, तो ये हमारे वेरिएबल होंगे। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसिव होते हैं जो अपने नेचर में फिक्स होते हैं, लेकिन काफी अमाउंट तक इंक्रीज डिक्रीज भी होते चले जाते हैं। इन्होंने एग्जांपल इसकी कुछ दी है, तो टेलीफोन इलेक्ट्रिक चार्जेस, मान लीजिए टेलीफोन के बिल हैं तो इलेक्ट्रिक
अलग से ही है। मान लीजिए ज्यादा यूज करेंगे तो बिल ज्यादा भी आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली जो हमारे पास ये पक्के तौर पे तो फिक्स ना होते नहीं है, बिल तो आना ही है तो फिक्स ही है, लेकिन कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि कितना हम लोग यूसेज करने वाले हैं। तो ये अपने नेचर में फिक्स भी है और नॉन फिक्स भी मान सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कोडिफिकेशन ऑफ द ओवरहेड। जितने भी कंपनी में कहता है ये ओवरहेड बने होते हैं, इनको किसी कोडिंग सिस्टम में लेके जाना हो तो उसको बोलते हैं कोडिफिकेशन। बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, कोडिंग करती हैं अपने हिसाब से, डिफरेंट तरीके से करेंगे। कुछ लोग तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर यूज कर लेंगे, कुछ लोग अल्फाबेट न्यूमेरिकल यूज कर लेंगे, या कुछ लोग जो डिस्क्रीट सीरीज होती हैं उनके हिसाब से भी यूज कर लेते हैं। सबसे तो पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अभी अगर हम लोग कोडिफिकेशन करते हैं ओवरहेड की, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला लिखा है कि कंपनी में कंट्रोल पर्पस के लिए इनकी कोडिफिकेशन की जाती है। हमें अपने अपने डिपार्टमेंट में सबको कोड पता होते हैं कौन कौन से खर्चे हैं, तो हम कोड से इजिली बेस पे मैनेज कर लेते हैं भी ये खर्चा कितने % बढ़ रहा है, कितना % कम हो रहा है, तो कंट्रोल पर्पस के लिए इसको यूज कर लेते हैं। दूसरा उन्होंने लिखा है कि टू अकाउंट दी ऑल टाइप्स ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड बहुत प्रकार के हैं, अगर कोडिंग की होगी तो सबके नेम इजिली बेस पे सबको याद होंगे, अदरवाइज तो सिंगल अगर हम बोलने बैठेंगे तो प्रॉब्लम जनरेट होंगे। तो हमने कोडिंग सिस्टम रखा होगा तो हर एक कोडिंग में उसका नेम इजिली बेस पे हमें आइडेंटिफाइड हो जाता है। हेल्प दी टास्क ऑफ मशीन अकाउंटिंग सिस्टम, कौन कौन से खर्चे किस किस मशीन में लगने वाले हैं इसके लिए भी कोडिंग की जाती है। फैसिलिट कंट्रोल ओवर देम, इनको कम करने के लिए भी कोडिंग सिस्टम करी जाएगी। रिड्यूस द टास्क ऑफ मेंटेनिंग ए ह्यूज नंबर ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ओवरहेड बहुत सारे हैं, अगर सिंगल का अकाउंट बनाने बैठेंगे तो लेजर बहुत बड़ी चाहिए, तो ये काम भी खत्म करने के लिए उन्होंने कोडिंग बना देते हैं। कोड में कितने खर्चे आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कंप्लीट करते हैं। अकोमुलेट ओवरहेड सिस्टमेटिकली, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया जा सके ओवरहेड में, इसलिए भी इनकी कोडिंग की जाती है। मेथड इन्होंने सबसे पहले कोडिंग में लिखे हैं। सबसे पहले मेथड लिखा है सीरियल नंबर मेथड। सीरियल नंबर में मान लीजिए उन्होंने सीरियल नंबर देंगे 1 2 3 4, सीरियल नंबर दे दिया मेटेरियल के, सबसे पहले सीरियल नंबर दे दिया कि इनडायरेक्ट मटेरियल, सीरियल नंबर 2 दे दिया इनडायरेक्ट लेबर के लिए, सीरियल नंबर 3 दे दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव के लिए। इसी तरह से वो सीरियल जो है आगे बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरा मेथड हमारे पास आता है अल्फाबेटिक मेथड। अल्फाबेटिक मेथड में वो ले सकते हैं M1 M2 M3 M4 M5, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। वो डिपेंड, ऐसा कुछ नहीं है कि M1 2 3 लेना है, डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से रखा हुआ है, चाहे A1 A2 A B3 ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। थर्ड हमारे पास उन्होंने लिखा कि न्यूमेरिकल कोड्स मेथड। न्यूमेरिकल कोड भी कई बार बना लेते हैं, जैसे उन्होंने बना के दिखाया 101001, आगे कोडिंग सिस्टम में ही चल रहे हैं। ये 3 भाई इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर उसमें चल रहे हैं। बाय फंक्शन आगे डिफाइन करने चलेगी, बाय फंक्शन के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर -2 लग रहा है तो बाय नेचर के अकॉर्डिंग चलेगी, -3 लग रहा है तो बाय एलिमेंट्स के थ्रू चलेगी। हम इस तरह से कोडिंग कुछ भी आगे ले सकते हैं। इनको हम डिस्क्रीट सीरीज में भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे बोले कि जितना मर्जी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी कंपनी किस हिसाब से इनको आगे लेके चल रही है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब ओवरहेड को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, मतलब बांटना हो, उसको बोलते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्टली कंपनीज हर एक अपने अपने डिपार्टमेंट का हिसाब निकाल सके कि इस डिपार्टमेंट में कितने कितने खर्चे लगे हैं, तो इसलिए ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। फिर हमारे पास आ रहा है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। वही बात होगी कि हम जब अपने खर्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट या फिर सेल डिपार्टमेंट आप मान सकते हैं। कंपनी में मोस्टली 2 ही डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन होता है, दूसरा सर्विस वाला होता है। तो दोनों डिपार्टमेंट में अगर खर्चों को बांट रहे हैं तो उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। इसके पीछे मेन जो उनके ऑब्जेक्टिव होंगे क्या होते हैं, ताकि हर एक डिपार्टमेंट का हमें कॉस्ट पता लग जाए, इसके लिए उनको बांटा जाता है। ओवरहेड की कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए हर एक डिपार्टमेंट में, इसके लिए भी उनको बांटा जाता है। प्रॉपर वैल्यूएशन इन दी वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कंपनी में चलता ही रहता है, तो प्रॉपर वैल्यूएशन हो सके कि इस डिपार्टमेंट में कितना लगा, इसके लिए भी किया जाता है। यूज डिफरेंट मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन, इनको इकट्ठा करने के लिए या फिर इनको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड भी अलग लगाने हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग मेथड लगाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट अलग मेथड लगाएगा, तो इसके लिए भी इनको अलग अलग किया जाता है। हेल्प इन एस्टिमेशन द कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में कितनी हमें कॉस्ट लग रही है ये भी फाइंड हो जाएगा। मोर एक्यूरेट फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेटिंग, प्रॉपर तरीके से अगर फोरकास्टिंग करनी हो, इनको कैसे कम बढ़ती कर सकते हैं, जाके कितने लगने वाले हैं या कितने कम होंगे, ये तभी हो सकता है अगर इनको बांटा जाए तो। फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ, दोबारा डिपार्टमेंट वाली कॉस्ट दोबारा से लिखा आ गया। इफेक्टिव कंट्रोल ऑन ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना वही है। वैल्यूएशन वर्क इन प्रोग्रेस भी वही पार्ट है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में ओवर अब्जॉर्प्शन हुआ है या फिर अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ है, वो तब भी फाइंड हो सकता है अगर इनको फाइंड करेंगे।
ये मे भी शायद आपके पास आगे आएगा भी। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आपने खर्चे जो है बांटे हैं, उसको बोलते हैं। ओवर या अंडर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब हो गया कि अगर किसी डिपार्टमेंट में खर्चे ज्यादा यूज हुए हैं तो उसको बोलते हैं, हमने तो नॉर्मल रखा था कि 10 रुपए का टारगेट है लेकिन लग गए 12, तो इसको ओवर सब्सिस्टेंस या फिर ओवर अब्जॉर्प्शन से बोल सकते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में कम लग रहे हैं तो इसको बोलेंगे अंडर अब्जॉर्प्शन। जो हमने टारगेट रखा था उससे कम के खर्चे उस डिपार्टमेंट में लगे, इसको अंडर अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। आगे आ रहा है एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होगा कि आपने जब अपने ओवरहेड को डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट यूनिट में बांटना हो या फिर कॉस्ट सेंटर में बांटना हो, उसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ द ओवरहेड। फिर आ रहा है अपॉर्चमेंट। अपॉर्चमेंट का मतलब होता है जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में सूटेबल बेसिस के अकॉर्डिंग जब इसको हम बांटते हैं, इसको भी एलोकेशन भी बोलेंगे। आपके पास पीछे जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन आया, एलोकेशन आया या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आया, तीनों का मीनिंग सेम ही है, बस नेम अलग अलग कर दिया उन्होंने। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही बांटना होता है, एलोकेशन का मतलब ही बांटना होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांटने का ही होता है। डिफरेंट बिटवीन कहता है एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। एलोकेशन और अपॉर्चमेंट में डिफरेंट क्या है? कुछ भी डिफरेंट नहीं है, दोनों चीजों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम लोग। इंटरचेंजेबली जैसे कई बार अपॉर्चुनिटी यूज कर लिया, कई बार एलोकेशन यूज कर लिया, वर्डिंग सेम है, मीनिंग सेम है, हर एक कंपनी अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं। कुछ कंपनी बोलेंगे हम लोग अलॉटमेंट यूज कर रहे हैं, कुछ कंपनी बोलेंगे हम लोग अब्जॉर्प्शन यूज कर रहे हैं, कुछ कंपनी बोलेंगे हम लोग एलोकेशन यूज कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चमेंट। जब भी ये खर्चे कहता किसी डिपार्टमेंट में बांटे जाएंगे तो किस किस हिसाब से बांटे जाते हैं? सबसे पहले तो सर्विस और यूज, जितना आप किसी डिपार्टमेंट में सर्विसेज को यूज करोगे उसके हिसाब से बांटे जाएंगे। दूसरा उन्होंने लिखा कि सर्वे मेथड। अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट का सर्वे करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने कितने खर्चों की रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से बांट सकते हैं। तीसरा हमने बोला एबिलिटी टू पे मेथड। जिस डिपार्टमेंट की जितनी एबिलिटीज हैं कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव को यूज कर सकते हैं, उसके लिए पे कर सकते हैं, वो उतना ही मेथड पैसे यूज करेंगे। क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं कि जो कंट्रोल बेस पे चलते हैं कि हमें यूज ही नहीं करने, हम अपना काम अपने बंदों से कंप्लीट करवा लेंगे तो इनडायरेक्ट यूज ही नहीं है। तो वो एबिलिटी टू पे मेथड भी कुछ कंपनीज यूज करती हैं खर्चों को बांटने के लिए। उसके बाद आता है रीअपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड। जो आपने खर्चे बांटे हुए हैं उनका दोबारा से फिर बांटना हो तो उसको रीअपॉर्चमेंट बोलते हैं। ये भी आपको 2 नंबर में आ सकता है। उसके बाद अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ। जब आप अपने खर्चों को कॉस्ट यूनिट में बांटते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट यूनिट कंपनी में बनते हैं, तो उनमें अगर बांटेंगे तो उसको अब्सॉर्प्शन ऑफ दी ओवरहेड बोलेंगे। अंडर अब्सॉर्प्शन और ओवर अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हमने पहले ही बात कर ली कि अगर खर्चे हमारी लिमिट से ऊपर जा रहे हैं तो इसको ओवर अब्सॉर्प्शन बोलते हैं, लिमिट से डाउन जा रहे हैं तो अंडर अब्सॉर्प्शन बोलेंगे। कंपनियों में कहता है रीजंस क्या हो सकते हैं अंडर या फिर ओवर आने के पीछे? डिपेंड करता है कि उनकी यूजेस के ऊपर, जितने खर्चे यूज करेंगे। अगर खर्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ओवर भी हो सकते हैं, प्रॉपर कंट्रोल है तो अंडर में भी चले जाएंगे। यूजेस अगर ज्यादा है तो ओवर रहेंगे, यूज कम है तो ओवर मीन डाउन में रहने वाले की आपका अंडर लेवल में रहने। उसके बाद आता है सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन कई बार सीजन के अकॉर्डिंग हमें खर्चे ज्यादा भी करने पड़ सकते हैं। सीजन काम नहीं है तो खर्चे वो कम भी हो जाते हैं। कई बार हम लोग एरर इन मेथड लेके बैठ जाते हैं, हमें कैलकुलेशन प्रॉपर आनी नहीं पड़ती तो कई बार ओवर भी यूज लिख लेते हैं, कई बार अंडर भी लिख लेते हैं। रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट जो आपने निकाल लिया उसका एस्टिमेशन आप सही नहीं लेते तो भी एक जो खर्चे हैं कई बार ज्यादा लिखे जाते हैं, कई बार कम किए जाते हैं। रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ वर्क डन। कितना काम आपने कंप्लीट कर लिया, वर्क इन प्रोसेस से वर्क डन में कंप्लीट की है, अगर उसका एस्टिमेशन आपको प्रॉपर नहीं है तो भी आप कई बार वैल्यू ओवर में लेंगे, कई बार अंडर में वैल्यू लेंगे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड ओवरहेड। ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी मैटर करती है। कैपेसिटी का मतलब जो काम करने की क्षमता होगी, यूटिलाइजेशन होगा कि जो हमारे पास पर्सन या फिर जो हमारे पास लेबर काम कर रही है अगर उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर हमारे पास जो पैसा है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि पैसे से बहुत काम हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी पेट का पेट ही भरा जा सकता है। हम लोग पैसे में सेविंग भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं, और जो हमारी नीड्स है उनको कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये सब कंपनियों में भी आता है कि जो ओवरहेड है उनको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो वहां पर ओवरहेड को अपने हिसाब से ऑब्लिगेशन। कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं कि कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, काम बहुत ज्यादा कंप्लीट कर सकते हैं, उनके पास लेबर अच्छी है तो उनको ओवरहेड की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसी से काम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि टारगेट ज्यादा कंप्लीट करना है तो ओवरहेड ओवर में यूज करेंगे, भी जितनी ज्यादा लेबर होगी उतना ही काम कंप्लीट करेंगे। हम लोग कई बार पढ़ के आए हुए हैं शायद लास्ट टॉपिक में, मार्जिनल कॉस्ट आपने देखा हुआ है कि मार्जिनल रेवेन्यू या फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी।
मान लीजिए 100 प्रोडक्ट बनाए 10 लेबर से, अगर 11 लेबर हो जाए तो कितने प्रोडक्ट बने, जो एक्स्ट्रा हमारे पास होता है वो मार्जिनल बेस पे ही चलता है। तो ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। अच्छी कैपेसिटी है, लेबर अच्छी है तो ओवरहेड कम यूज होंगे। अगर कुछ कंपनी सेम लेवल पे चलने वाली हैं, जितने % बढ़ेंगे उतना ही लेवल आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर आता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब हो गया मैक्सिमम कैपेसिटी लेस आउटपुट और टाइम लॉस ड्यू टू द अनअवॉइडेबल फैक्टर। हमारी कंपनी में जब प्रैक्टिकल बेस पे काम को करके दिखाया जाता है भी ये काम इतने टाइम में हो सकता है। मोस्टली अगर डायरेक्ट लोगों से पूछो भी ये काम करने में इतना टाइम लगने वाला है, मैं बोलूंगी 100 प्रोडक्ट बनाने 10% चाहिए। लेकिन जब इस काम को प्रैक्टिकली बेस पे कंप्लीट किया जाता है कि एक्चुअली हमें लगता है कि 100% को जो थोड़ी भी 10% चाहिए, 8 से भी कंप्लीट हो सकता है, तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी भी होती है कंपनी में और प्रैक्टिकल काम को फिर जब यूटिलाइज करते हैं तो उसी तरह से काम को कंप्लीट भी करवा देते हैं। फिर आता है कैपेसिटी बेस्ड ऑन दी सेल एक्सपेक्टेंसी। जब हमें लगता है कि कंपनी में इतनी सेल होगी, प्रोडक्शन उसी हिसाब से करेंगे, ये मैटर नहीं करता। कई बार आपकी सेल उससे ज्यादा भी हो सकती है अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो वहां पर ओवरहेड ज्यादा भी यूज हो सकते हैं, कम भी यूज हो सकते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी, कई बार प्रैक्टिकल बेस पे चल रहे हैं, मैक्सिमम बेस पे चल रहे हैं, लेकिन काम में एक्चुअल कैपेसिटी का पता लगेगा जब लोग काम करने वाले मिलेंगे तब जाके। अगर ओवरहेड हम उसमें यूज कर रहे हैं, बेस्ट पर्सन मिल गए तो मे बी ओवरहेड रिड्यूस भी हो जाएंगे। पर्सन नॉर्मली मिले हैं तो ओवरहेड इंक्रीज होने वाले ही होंगे जिनको नॉलेज नहीं होती। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होगी? लॉन्ग टर्म एवरेज होती है कैपेसिटी की। जो हमारी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनको लॉन्ग टर्म जब देखा जाएगा तो नॉर्मल हमें पता है कि लगातार वही बेस पे हमारी कंपनी में काम चल रहा है तो उसको हम नॉर्मल कैपेसिटी लेके चलेंगे। फिर आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरहेड। ओवरहेड को हम डिटरमाइन करने जाएं, मीन्स उनके फॉर्मूले लगाने जाएं तो किस हिसाब से हो सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड को। डिफरेंट रेट इन्होंने बताए हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट हावर रेट, 3-4 प्रकार से इन्होंने निकाला हुआ है प्रोडक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट। अगर आप ओवरहेड का रेट निकालना चाहते हो डायरेक्ट मटेरियल का, जितना आपकी कंपनी में प्रोडक्शन के ओवरहेड होंगे उनको डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट मटेरियल से, मल्टीप्लाई बाय कर दी 100, मतलब टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल। अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है, डायरेक्ट लेबर की बात होगी, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय दी डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय दी 100। अगर प्राइम कॉस्ट की बात होगी, कंपनी में डायरेक्ट जितने आपके खर्चे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड करेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है? मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट जितने भी खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर जो एक्सपेंसिव, उनको प्लस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकलता है। मतलब टोटल ओवरहेड को डिवाइड करेंगे प्राइम कॉस्ट से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट पे भी आपको प्रोडक्शन के हिसाब से ओवरहेड मतलब लग जाएंगे उनके रेट। फिर आता है डायरेक्ट लेबर हावर रेट, मतलब घंटों के हिसाब से जब लेबर के रेट को पैसे निकालेंगे तो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय द डायरेक्ट लेबर हावर रेट मल्टीप्लाई बाय दी 100। फिर आता है मशीन हावर रेट, वही फॉर्मूला रहने वाला, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन हावर रेट मल्टीप्लाई बाय 100। रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट की कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है, वही फॉर्मूला रहेगा, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय दी 100। एक उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसको ऑफिस वाले या फिर जनरल ओवरहेड भी बोलते हैं। इनकी कॉस्ट अगर आपने निकालनी है, टोटल इन्होंने सबसे पहले लिखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिवाइड बाय दी वर्क कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय दी 100। मतलब जितने भी ऑफिस में खर्चे लगे होंगे, वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। उसके बाद इन्होंने लिखा कि परसेंटेज ऑन दी सेल, अगर सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जितने ऑफिस के खर्चे हैं डिवाइड बाय सेल कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। उसके बाद लिखा उन्होंने कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट को जैसे मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्शन चल रहा है उसको कन्वर्जन कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, किसी और दिशा में प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उसको कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बोलेंगे। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव को डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमारे पास आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेल के अकॉर्डिंग जो हमारे खर्चे हैं अगर उनका रेट निकालना है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग जितनी कंपनी की सेलिंग ओवरहेड है डिवाइड कर देंगे टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ओवरहेड हम निकालते हैं वर्क कॉस्ट के मेथड के अकॉर्डिंग, मींस कंपनी में जो वर्क कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल सेलिंग एक्सपेंसिव डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर वर्क कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके नेम के अकॉर्डिंग ही है, जैसे नेम होगा तो टोटल ओवरहेड वैसे लेने डिवाइड ही करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं। ये था आपका टॉपिक जो ओवरहेड का हुआ खत्म। आपको जो क्वेश्चन इस टॉपिक में आ सकता है, ओवरहेड क्या है, इनको मतलब मेथड बताइए किसके हिसाब से डिवाइड करते हैं या फिर अबॉर्शन करते हैं या फिर एलोकेशन करते हैं, वो हम 3 सेकंड रख सकते हैं। और कोई इसमें से मेन क्वेश्चन आपका शायद ही कुछ बनेंगे तो फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन ही बनने वाले हैं। वही अंडर ऑब्जर्वेशन क्या है, ओवर ऑब्जर्वेशन क्या है, ये क्वेश्चन आपका इसमें से ले सकते हैं। कोई पॉइंट ऐसा हो
जो आपको लगता है कि नहीं पता तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन ओवरहेड क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन बताइए, यही आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग वैसे तो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट को जब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल से, उसको कितने प्रोसेसेस में निकलना पड़ता है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। एक कंपनी में एक प्रोडक्ट को होने मतलब रेडी होने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस में जाना पड़ता है। मे बी स्टार्टिंग बोले कि रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल से सबसे पहले हो सकते हैं मशीन्स में जाए, उसकी जो शेप्स हमें चाहिए, जो शेप्स रेडी होंगी। मान लीजिए आपको फर्नीचर ही बनाना है, अभी फर्नीचर बनाना तो लकड़ जो हमें मिलेगी मे बी जंगल से लेके आएंगे तो गोल वगैरह मिलेगी, जैसे पेड़ कटे हुए मिलते हैं। वैसा तो नहीं है आप गोल लकड़ से टेबल बना देंगे, उस पर झूलते फिरेंगे तो घूमेंगे, ऐसा भी हो सकता है। पहले उसकी कटिंग वगैरह होगी, उसके बाद दूसरे प्रोसेस में मे बी उसमें जो शेडिंग हमें चाहिए या कुछ भी है वो काम होगा। थर्ड में जाके उसकी फिर फिक्सिंग वगैरह होगी, फोर्थ में जाके वो पैकिंग होंगे, तो फिर जाके अपना काम कंप्लीट होता है, फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से जब किसी प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोसेस में निकलना पड़ता है, हर एक डिपार्टमेंट उसकी कॉस्ट निकालता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। आपकी बुक में लिखा हुआ बहुत सिंपल वर्ड में। कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल वेयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिजल्ट फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यू ऑपरेशंस और प्रोसेसेस। किसी भी प्रोडक्ट की जब हम कॉस्ट निकालने बैठते हैं और डिफरेंट सीक्वेंस में या फिर अलग अलग कंटिन्यू ऑपरेशंस में निकल के जाता है, उनको हम बोलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? सबसे पहले लिखा कि प्रोडक्शन इज कंटिन्यू द फाइनल प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। प्रोडक्शन कभी भी रुकता नहीं है, सीक्वेंस में चलता रहता है। जब फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है तो हम उसको बोलते हैं लास्ट में प्रोसेस कॉस्ट टोटल निकल के हमारे पास आ जाती है। प्रोडक्ट्स और गुड्स आर प्रोसेस्ड एंड कॉस्ट आर कम्युलेटेड प्रोसेस वाइज। प्रोडक्शन चलता रहेगा, लगातार प्रोडक्ट बनते रहेंगे, प्रोसेस वाइज हम उसकी कॉस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में निकालते चले जाते हैं। थर्ड इन्होंने लिखा उसके बाद प्रोडक्ट आर स्टैंडर्डाइज एंड होमोजेनियस, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस में अगर प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्डाइज होंगे, होमोजेनियस होंगे, क्वालिटी वाले होंगे। अगर एक ही झुंड में बोल दिया जाए कि जाओ भी फटाफट पेड़, आपने मैंने बोला कि पेड़ काटो और फर्नीचर बनाओ, तो सब लोग अलग अलग पता नहीं क्या करेंगे, अपना अपना मनमर्जी से काम करेंगे। अगर डिफरेंट प्रोसेस बने होंगे तो जो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड चाहिए वो प्रोडक्ट में इजीली से बन के आ जाएगी। सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन प्रोसेस इज स्पेसिफिक एंड प्री डिटरमाइंड। जो भी सीक्वेंस सेटअप किए जाते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं। कोई ऐसा नहीं हो कि एक ही प्रोसेस में चलता रहेगा, पहले उसके बारे में सोचा जाएगा, फिर उसको अप्लाई करके प्रोडक्ट को कंप्लीट किया जाता है। कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड एज द एवरेज कॉस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोसेस कॉस्ट द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अगर टोटल कॉस्ट निकालनी होगी, जितनी आपके टोटल कॉस्ट लगी उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन के साथ, तो हमें टोटल कॉस्ट उस हिसाब से पर यूनिट के अकॉर्डिंग पता भी लग जाती है। फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ईच बट लास्ट प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट का फिनिश प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट का ओपनिंग प्रोडक्ट ऑटो मोड पे ही बन जाता है। कि हम लोग जो सामान किसी डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, एक डिपार्टमेंट ने जितना काम प्रोडक्शन में कंप्लीट किया, दूसरे डिपार्टमेंट का ऑटो मोड पे ही वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। वो नॉर्मल सबको ही पता है कि एक डिपार्टमेंट जब आगे भेजेगा तो सम लॉस ऑफ मटेरियल इज प्रोसेस ड्यू टू द केमिकल एक्शंस एवोपरेशन एक्सेट्रा इन अवॉइडेबल। जितने डिपार्टमेंट में कोई भी लॉस होते हैं वो अवॉइडेबल होते हैं, वो अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस में जब सामान जाएगा मे बी केमिकल्स की वजह से या फिर कुछ भी प्रोडक्शन की प्रोसेस की वजह से कोई ना कोई लॉस होते चले जाते हैं। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर अकोमोडेटेड इन ईच प्रोसेस। दोनों डिपार्टमेंट में चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो चाहे इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, दोनों ही बांटी जाती हैं। इफ देयर इज ए स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। अगर आपके पास सेमी फिनिश्ड यूनिट्स हैं, कई बार ऐसा भी होता है वर्किंग प्रोसेस हमारे पास है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम इक्विवेलेंट बेस पे वो बांटते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कैसे दिया गया, उस हिसाब से उनको अपॉर्चुनेट कर लिया जाता है। एप्लीकेबिलिटी इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेबिलिटी हम ऐसा बोल सकते हैं, प्रोसेस में भी वाइड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होती है। मीन्स जो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगी जो प्रोडक्शन करती हैं, तो वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग चलती है। दूसरा ने लिखा कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज सीमेंट, रबर, ग्लास, टेक्सटाइल्स, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, मिल्क डायरी, बिस्किट्स, सोप मेकिंग, फ्लोर मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। मीन्स इन एग्जांपल लिखा कि सबसे पहले सीमेंट ही बनाना है, सीमेंट कोई ऐसे तो नहीं बनता होगा, सीमेंट के लिए भी डिफरेंट प्रोसेस होंगे, तब जाके वो सीमेंट रेडी होता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सच एज वाटर सप्लाई, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विसेज, इन डिपार्टमेंट में भी सब लोग अपनी अपनी प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। अभी जैसे लगी हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल रिगार्डिंग जितनी सर्विसेज हैं,
कोई भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं कि टोटल बिल एक ही जगह बनता है, बहुत जगह पे अलग अलग बिलिंग काउंटर बैठा के बैठे होते हैं। एक डिपार्टमेंट से निकलोगे वहां का अलग के बिल बनते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट अलग बिल मिलते हैं, तो वो अपने अपनी प्रोसेस कॉस्टिंग सब लोग निकालते चले जाते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री सच एज कोल, स्टीम, गैस, ऑयल, कुकिंग इंडस्ट्रीज, अगर कोई कंपनी माइनिंग में है तो वहां पर भी ऐसे प्रोसेस कॉस्टिंग चलेगी। कोई केमिकल या फिर डिस्ट्रॉयज इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी केमिकल बनते हैं या फिर जो भी हमारे पास ऐसे कोई प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे लिए यूज करना भी हानिकारक हो सकते हैं कई बार, तो ऐसे प्रोडक्शन में भी हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग आती है। टाइप ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट, जो आपके कॉस्ट है उनको वेट प्रोवाइड कर दिया जाए। मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपकी कंपनी की कॉस्ट जो है 10 है, अगर उसको वेट प्रोवाइड करेंगे तो क्या लिख देंगे 0.1 लिख लेंगे। वो यहाँ पे 20 है तो लिख देंगे 0.2, मतलब कि वो वेट प्रोवाइड करके अपनी कॉस्ट निकालते हैं, टोटल वैल्यू को लेके नहीं चलते, वो वेट प्रोवाइड करके आगे चल लेते हैं। दूसरा आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब कि जो रेट रखे हुए हैं उसी हिसाब से काम चलने वाला हुआ, इसको हम बोल सकते हैं रेट ये स्टैंडर्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड फिक्स चल रहा है कि जितने रुपीज अमाउंट है वो उसी हिसाब से कॉस्ट निकालेंगे। फिर आता है फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड, फीफो मेथड के हिसाब से जो पहले सामान आया होगा उसको पहले आगे लेके जाएंगे, बाद में देखेंगे जो बाद में आया उसको बाद में आगे भेजा जाएगा। फिर आता है हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग, पहले तो हमें पता होना चाहिए जॉब कॉस्टिंग के, वैसे तो जॉब कॉस्टिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक में आना है, इसका डिफरेंसेस मोस्टली तो होना चाहिए अगले टॉपिक में, लेकिन चलो यहाँ आए तो बात कर लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग होता है कि आप जब डिफरेंट मान लीजिए कंपनी में 3 प्रोसेस हैं, 1 2 3, ये 3 प्रोसेस हैं। इसके बाद जाके कंपनी के बाद फिनिश गुड्स आती है। एक गुड्स बनाने में कंपनी को रॉ मटेरियल जो यहाँ पे हमारे पास है, पहले एक डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, फिर जाके फिनिश गुड मीन सेल के लिए रेडी होगा। ये हो जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी आता है जॉब कॉस्टिंग। डिफरेंस क्या होगा, कोई भी हमारी कंपनी में जो ऑर्डर आया उसको कंप्लीट करके जो हमें टोटल कॉस्ट लगती है उसको बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। मान लीजिए कंपनी में ऑर्डर बनाने के लिए आया, 3 प्रोसेस में निकला, इन तीनों की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मान लीजिए काम को कंप्लीट करने में जितनी कॉस्ट हमें लगती है उसको क्या बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। डिफरेंस क्लियर हो गया। प्रोसेस हो गया डिफरेंट यूनिट या फिर डिफरेंट प्रोसेस में कॉस्ट निकालेगी। जॉब कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट निकालते हैं। एक ऑर्डर को जो स्पेसिफाइड होता है उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। कई बार आता है बैच कॉस्टिंग, ये भी मे भी शायद आएगा आपको पास आगे। बैच कॉस्टिंग होता है जब हम किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर हम कॉस्ट निकालते हैं। कोई बंदा हमें बोलता है कि स्पेशल ऑर्डर है तो उसका अलग से बैच लगता है, उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो बैच में काम करती हैं, जैसे हम बोलें कि मेडिसिन वाली कंपनीज हैं, उनमें जितने भी काम होते हैं बैच सिस्टम से होते हैं। हमेशा मेडिसिन का बैच लगाएंगे वो, उसके बाद वो मेडिसिन रेडी होंगी, फिर काम खत्म होगा, फिर नया बैच डाला जाएगा, फिर नई मेडिसिन बनेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कंपनी में प्रोडक्शन चलता है फटाफट चलने दो भाई, रुकने का प्रोडक्शन। बैच कॉस्टिंग में हमें रुकना पड़ता है। जो बैच डाला गया जब उसका टाइम खत्म हो गया फिर नया बैच डलेगा, फिर काम चलेगा। डिफरेंस बात करते हैं जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में। सबसे पहले प्रोडक्शन। जॉब कॉस्टिंग में कहता है प्रोडक्शन इज कस्टमाइज वाइल स्टैंडर्ड इज प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में कस्टमाइज एक तरीके से चलता रहेगा, हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा, स्टैंडर्ड सेटअप क्या होता है। एक डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दूसरे डिपार्टमेंट में ऑटो मोड पे ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, फिर वो जो क्लोजिंग निकालेगा तीसरे में, फिर ओपनिंग बनेगा, लास्ट में जाके फिनिश में ट्रांसफर होता है। असाइनमेंट। जॉब कॉस्टिंग में कहता है हर एक जॉब को कहता है कोई ना कोई कॉस्ट हम लोग असाइन करते हैं, या फिर कोई ना कोई नंबर या फिर कोई ना कोई सीक्वेंस आउटर हम लेते हैं, जिसको हम जॉब कॉस्टिंग बोल सकते हैं। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 ऐसा नेम असाइन कर देते हैं। लेकिन कॉस्टिंग जो प्रोसेस कॉस्टिंग में इनमें नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं दिया जाता कि सिर्फ नंबर पहले से ही प्रोसेस 1 2 3 ऐसा ही होता है। लेकिन जॉब के लिए डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, प्रोसेस के लिए बहुत सारे नंबर नहीं हो सकते। रिडक्शन इन कॉस्ट। विद जॉब कॉस्टिंग देयर आर फ्यू स्कोप ऑफ रिडक्शन। जब आप जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं आपके पास बहुत कम चांसेस हैं या बहुत कम स्टेप हैं कि आप अपनी कॉस्ट को कम कर लेंगे, क्योंकि आप टोटल में काम करते हैं। लेकिन जब प्रोसेस कॉस्टिंग में काम करेंगे आपको बहुत सारे स्कोप होते हैं, डिफरेंट चांसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं कि हर एक प्रोसेस चाहे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकता है। इंडिविजुअलिटी में लिखा बिकॉज ऑल जॉब्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सभी जॉब जो है एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, क्योंकि एक जॉब को कंप्लीट करना है फिर दूसरी जॉब फिर स्टार्ट होगी, तो मे भी उनमें अगर खर्चों को कम करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्रोसेस में इंडिविजुअलिटी का मतलब होता ही नहीं है। प्रोसेस में लगातार काम चलता जाता है, ये वाला काम खत्म करेगा दूसरे में चल रहा है, दूसरे वाला खत्म करेगा तीसरे में चलेगा। तो इंडिविजुअलिटी का अपने इंडिविजुअल पर्सन अपना काम खत्म करना है तो खत्म कर सकते हैं, अपने कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, अपने खर्चे कम करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर आता है कॉस्ट ट्रांसफर। जॉब कॉस्टिंग में किसी प्रकार की कॉस्ट ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन प्रोसेस में एक डिपार्टमेंट कॉस्ट दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होके जाती ही जाती है।
इंडस्ट्री, जॉब कॉस्टिंग इज द बेस्ट फॉर इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्ट एंड सर्विस आर कस्टमाइज बेस्ड ऑन कंज्यूमर डिमांड। जॉब कॉस्टिंग वहां पर सजेशन जहां पर कस्टमर की डिमांड है वहां पर जॉब कॉस्टिंग चलेगी। कस्टमर ने बोला कि ये जॉब हमारे लिए काम करके दो, तो वो जॉब बना वो काम कर देंगे। लेकिन जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं वहां पे जॉब कॉस्टिंग होती नहीं है। ऐसी इंडस्ट्रीज प्रोसेस काउंटिंग में ही काम करती मीन्स प्रोसेस कॉस्टिंग में। उसके बाद आता है लॉसेस। जॉब कॉस्टिंग में लॉस आर नॉट सेपरेटेड। जॉब कॉस्टिंग में टोटल लॉस निकलेगा, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में जितने प्रोसेसेस होंगे वहां पे सब लोगों के अलग अलग लॉस भी निकल के आ जाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, विद जॉब कॉस्टिंग देयर आर मे नॉट बी वर्क इन प्रोसेस। जॉब कॉस्टिंग में हो सकता है कि वर्क इन प्रोसेस हो सकता है ना भी हो, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में हमें एक जॉब को कंप्लीट करके ही काम खत्म करना होता है। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोसेस हो सकता है कि अभी काम कर रहे थे, इन्होंने जितना बनाओ भेज दिया, बाकी बना रहे हैं, ऐसा काम आगे पीछे चल सकता है। साइज ऑफ जॉब, जॉब कॉस्टिंग इज बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोडक्शन। जॉब कॉस्टिंग वहां पर सही है जहां पर प्रोडक्शन स्मॉल है। प्रोसेस कॉस्टिंग में जितना मर्जी लॉन्ग में प्रोडक्शन वहां पर कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्शन लगातार चलते चले जाएंगे। रिकॉर्ड कीपिंग, जॉब कॉस्टिंग में अगर आप लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो टेडियस आई मीन बहुत रेयर चांस है कि रिकॉर्ड आप हर एक जॉब का रखेंगे। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में सभी जॉब का प्रोसेस जो है रखा जाता है, उनकी सबकी कॉस्ट को हम लोग माइंड में रख के चलते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग। अगर मान लीजिए आप जॉब कॉस्टिंग करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे, हम इस तरह से बोल सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग करने जाओगे तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, फिनिश गुड्स। ये जब कॉस्टिंग आप निकालने जाते हैं यहाँ पे आपके पास मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसिव कुछ भी हो सकते हैं। जो वैल्यू लिखी होंगी इनका जो टोटल आता है यहाँ पे लिखा जाता है फिनिश गुड्स। जो भी आएगा एक डिपार्टमेंट का जो फिनिश गुड्स हमारे पास आ गया, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी यहाँ पे लिखा जाएगा। सॉरी यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया जाता है। सेम वैल्यू दिखानी होगी। यहाँ की वैल्यू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से जो हमारा खर्चा आएगा अगर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग करने जा रहे हैं, इसका जो भी टोटल हमारा आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रांसफर टू द प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोसेस 1। उसके बाद इसके जो खर्चे होंगे यहाँ पे लिखे जाएंगे। जो टोटल आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 वाला में लिखेगा प्रोसेस ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2। इसके जो अपने खर्चे होंगे वो किया जाएगा। जो भी यहाँ पे कॉस्ट वगैरह निकाली जाएंगी वो तो पोर्शन के अकॉर्डिंग ही है। फिर यहाँ पे जो आएगा लिखा जाएगा ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स। ये फिनिश गुड्स वाले आगे कहीं पे कन्वर्ट नहीं करते। अगर सेल लिखा जाए तो लिख देंगे ट्रांसफर टू द सेल, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से आपको मैक्सिमम हो सकता है 2 प्रोसेस बनाने पड़े, 3 बनाने पड़े। इससे ज्यादा प्रोसेस नहीं बनाते। कोई क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल हम लोग कल करते हैं।